Hello everyone. As promised, today we're gonna do the topic of chemical equilibrium. अब बच्चे केमिकल इक्विलिब्रियम ना इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं. केमिकल इक्विलिब्रियम पहला पोर्शन है इक्विलिब्रियम का. उसके बाद एक वीडियो में तुम्हें दूंगी जिसपे हम आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे. अब बच्चे अगर मैं केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करूं, सबसे पहले ये केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है. तो बच्चे इफ आई टॉक अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम तो उसे ऐसे समझो. मान लो दे आर टू पीपल. मैं क्या कर रही हूं, ये मैं हूं और ये तुम हो. मैं बॉल तुम्हारी तरफ थ्रो कर रही हूं और वही बॉल तुम मेरी तरफ थ्रो कर रहे. तो बच्चे एक स्टेज का मतलब दैट इज एट अ पर्टिकुलर टाइम. एक ऐसा टाइम मान लो आ गया जब क्या था, जब स्पीड ऑफ you throwing the ball किसके इक्वल हो जाए, स्पीड ऑफ आई थ्रोइंग दी बॉल. जिस स्पीड से मैं तुम्हारी तरफ बॉल फेंक रही थी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट पर्टिकुलर पोजीशन इज टर्म्ड एज इक्विलिब्रियम. तो ये तो जनरल बात हो गई. अगर मैं बात करूं किसकी, इफ आई टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शन में ये इक्विलिब्रियम कहां देखने को मिलेगा. तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के केस में बच्चे देयर शुड बी अ रिवर्सिबल रिएक्शन. क्योंकि रिवर्सिबल कंडीशन ही तो बताई थी ना तुम्हें, चेक करो. मैं तुम्हारी तरफ बॉल फेंक रही हूँ, तुम मेरी तरफ फेंक रहे हो, रिवर्स होके बॉल मेरे पास ही आ रही है. तो रिवर्सिबल रिएक्शन होना बहुत जरूरी है. और रिवर्सिबल रिएक्शन दिखता कैसे है, जरा देखो. रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे रहा है, प्रोडक्ट वापस तुम्हें रिएक्टेंट दे देगा. सो दैट मींस दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. तो ये एरो मुझे क्या बताते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बताते. अगर एरो फ्रंट की तरफ है तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज योर फॉरवर्ड रिएक्शन. और अगर एरो बैकवर्ड्स है दैट मींस दिस इज शोइंग यू द बैकवर्ड रिएक्शन. अब बच्चे जब भी मैं रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करूं ना, रिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ दे कैन बी अटेन्ड क्लोज्ड वेसल. क्लोज्ड वेसल के केस में ही हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, अटेन हो पाते. तो जब हम ना रिएक्शंस की बात करते तो हम स्पीड वर्ड का नहीं यूज करते, हम रेट की बात करते. तो अगर कोई पूछे कि केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या, तो जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाए, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी टर्म्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम. और बच्चे अगर मैं ये चीज तुम्हें डायग्राम दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर तुम्हें शो करो, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर दिखाऊं बिटवीन रेट एंड टाइम, तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज करेगा टाइम के साथ, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करेगा टाइम के साथ. इस टाइम के बाद क्या देखने को मिला कि रेट जो था वो कांस्टेंट ही हो गया, दोनों के लिए सेम वैल्यू आ गई, ये मर्ज कर गए. तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. अब जब मैं तुम्हारी तरफ बॉल फेंक रही थी, तुम मेरी तरफ सेम स्पीड से बॉल फेंक रहे थे, क्या रिएक्शन रुका, नहीं ना. तो इक्विलिब्रियम बच्चे क्या बोला जाता है कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर. ये डायनामिक होता है नेचर. और बाय डायनामिक व्हाट आई मीन, डायनामिक का मतलब ही ये होता है दैट रिएक्शन कीप्स ऑन गोइंग. रिएक्शन बंद नहीं हो जाएगा इक्विलिब्रियम में, रिएक्शन चलता रहेगा, बस स्पीड इक्वल हुई है, दैट इज इट. ठीक है. उसके अलावा अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं बच्चे,
तो जो हमारे पास कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट नहीं इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेगा। क्यों? मान लो मुझे बाहर से किसी ने रेड बुल पिलाई, दूसरे इंसान को भी तो रेड बुल पिलाई, दोनों को इक्वली रेड बुल पिलाई थी, तो अगर वो फास्ट अब बॉल थ्रो करने लग जाएगा, मैं भी फास्ट बॉल थ्रो करने लग जाऊंगी। तो कैटलिस्ट क्या करता है? इक्वली इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसलिए कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। अच्छा आप देखो, अगर मैं बात करूं किसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ये तो मैंने अभी तुम्हें बताया भी था। क्या? सबसे पहले इक्विलिब्रियम जो होता है दैट इज डायनामिक इन नेचर। इसका मतलब रिएक्शन चलता रहेगा, बंद नहीं होने वाला है। दूसरी चीज, इक्विलिब्रियम के केस में फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होता है? बिल्कुल बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा। और क्या बराबर होगा? दैट इज रेट। रेट जो होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का, वो रेट बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा। उसके अलावा बच्चे इक्विलिब्रियम के केस में ना, जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, जिसको मैं डेल्टा जी से डिनोट करूंगी, वो हमेशा इक्वल टू 0 होता है। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो होगा वो इक्वल टू 0 होता है। इस चीज का तुम ध्यान रखोगे। अदर देन दैट बच्चे, इक्विलिब्रियम ये भी बताया था कि क्लोज्ड वेसल में ही तुम अटेन कर सकते हो। और रिएक्शन कैसा होना चाहिए? रिएक्शन शुड बी रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल होना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज तुम कभी भी इक्विलिब्रियम देख ही नहीं सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे अब यहां से ना सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो लॉ ऑफ मास एक्शन का ना एक दूसरा नाम भी होता है, दैट इज टर्म्ड एज लॉ ऑफ एक्टिव मास। अब मान लो मैं कोई रिएक्शन लिख रही हूं, 2A + 3B गिव्स 4D + 3C, ये लिखती। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि हमारे पास बच्चे जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर द स्टोशियोमेट्री। अब इसका क्या मतलब, जरा सुनो। रेट का मतलब क्या? स्पीड। अगर तुमने देखनी है किस रिएक्शन की स्पीड ज्यादा है, जहां कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा हो। बाय कंसंट्रेशन मेरा मतलब क्या है? मोलारिटी। मोलारिटी होता है कंसंट्रेशन जो हम यहां लेते हैं। तो कंसंट्रेशन रेज टू द पावर द स्टोशियोमेट्री। तो देखो जरा, यहाँ दो टाइप ऑफ रिएक्शन हो रहे थे ना, एक फॉरवर्ड रिएक्शन, एक हो रहा था बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो था दैट वाज व्हाट? 2A + 3B गिव्स 4D + 3C। तो अगर मुझे इसके लिए रेट लिखना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? ये रिएक्टेंट हुए ना, तो A का स्क्वायर रेज टू द पावर B का क्यूब। अगर मैं बात करूं किसकी? बैकवर्ड रिएक्शन की। बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो रहा था? उल्टा। 4D + 3C मुझे क्या दे रहा था? 2A + 3B दे रहा है। तो अगर यहां मैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखना चाहूं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू द पावर 4 कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर 3। अब अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटा दूं, तो क्या आ जाएगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यहां मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रही हूं, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन A² B³ यहाँ आ जाएगा। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन D रेज टू द पावर 4 C का क्यूब। अब यहां से ना बच्चे एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का सिंबल क्या होता है? KEQ, ऐसे लिखा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है? अगर मैं के इक्विलिब्रियम की बात करूं तो ये होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और अगर मैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में बोलूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? दैट इज concentration of product raised to the power the stoichiometry divided by concentration of reactant raised to the power the stoichiometry। तो अगर मैं बात करूं, मान लो मैंने कोई रिएक्शन लिख दिया, आई हैव रिटन दिस रिएक्शन PCl3 plus Cl2 gives PCl5, ये लिख दिया। इसके लिए अगर पूछूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, तो प्रोडक्ट ये था, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, स्टोइचियोमेट्री तो 1 थी, तो रेज टू दी पावर नहीं करा, और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन का मतलब मोलारिटी, मोलारिटी ऑफ PCl3 एंड मोलारिटी ऑफ Cl2, दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी माय K इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो K इक्विलिब्रियम के दो फॉर्मूले बताए। एक K इक्विलिब्रियम क्या होता है? KF upon KB, that is rate constant of forward reaction divided by rate constant of backward reaction। फाइन। अब देखो, जो बच्चे ये वाला है ना हमारे पास, मैक्सिमम जगह तुम्हारे पास यही यूज होगा एक्सप्रेशन, that is concentration of product divided by reactant raised to the power the stoichiometry। ये वाला जो होता है ना, ये जनरली हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास क्या दे रखा हो, इफ तुम्हारे पास के इक्विलिब्रियम की वैल्यू दे दी 20 है, ठीक है, तुम्हारे को बोल दिया कि जो हमारे पास के फॉरवर्ड ऑफ द रिएक्शन है उसकी वैल्यू दे दी 10, बताओ रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? तो उस केस में यही वाला फॉर्मूला फिर पता होना चाहिए। तो K इक्विलिब्रियम वाज 20, K ऑफ फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय बैकवर्ड का निकालना, तो फॉरवर्ड का कितना दे रखा था? 10, तो K बैकवर्ड क्या आ जाएगा? दैट विल बी 10/20, दैट विल बी 0.5। ठीक है, तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में तुम्हारे पास काम आए। अब देखो बच्चे, अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करूं ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं दो तरीके से लिख सकती हूँ। एक तो होता है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, जो मैं लिख भी रही थी, दैट वाज मोलारिटी के टर्म्स में अगर मैं लिखती, तो उसको क्या बोला जाता है? उसके लिए सिंबल यूज होता है Kc, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, सिंबल इज Kc। एक और तरीके से मैं लिख सकती हूं, दैट इज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। और अगर मैं प्रेशर अपने कंसंट्रेशन की जगह वहां प्रेशर लिख देती ना, तो उसको बोलते हैं Kp। कैसे? जरा देखो, अगर मैं पीछे वाले एक्सप्रेशन के लिए Kp लिखना चाहती तो मैंने क्या लिखना था? प्रेशर ऑफ PCl5, सेम ही लिखना, बस प्रेशर से सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ क्या लिखोगे? प्रेशर ऑफ PCl3, और यहाँ लिख दोगे प्रेशर ऑफ Cl2। तो अगर प्रेशर की टर्म्स में लिखती हूँ उसको Kp बोलती हूँ, मोलारिटी की टर्म्स में लिखती हूँ तो उसको Kc बोलती हूँ। अब देखो, अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप किसके बीच में? Kp एंड Kc के बीच में, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट। अब बच्चे गलती क्या करते हैं? भूल ही जाते, पहले Kc लिखना है या पहले Kp लिखना है। तो याद रखना प्रियंका चोपड़ा से, क्या पहले प्रियंका आएगी, Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू द पावर डेल्टा Ng होता है। सो दिस इज द रिलेशनशिप। तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट रिलेशनशिप पूछता है तो एक्सपेक्टेड कि ये एक्सप्रेशन पूछ सकता है। तो याद रखना, सबसे पहले यहाँ P आता है और इधर C आता है। प्रियंका चोपड़ा से याद रखना, पहले P आएगा फिर C आएगा, ठीक है? या पलक केमिस्ट्री क्लासेस से याद रखना, पहले P फिर C। तो Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू द पावर डेल्टा Ng। Kp तो पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। Kc क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। R क्या है?
दैट इज योर गैस कांस्टेंट। आर क्वेश्चन में गिवन होगा जब भी आएगा, अदरवाइज अगर तुम्हारे पास नहीं गिवन है तो आर की वैल्यू कितनी लोगे, 2 लोगे हमारे पास कैलोरीज में। अगर आर की वैल्यू जूल में बोली है तो 8.314 जूल्स में लोगे, और अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर में लेनी है तो 0.0821 एटमॉस्फेयर लो। टी टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लोगे। अब क्वेश्चन आता है ये डेल्टा एन जी क्या है, और तुम्हें वही पता होना चाहिए। तो बच्चे डेल्टा एन जी को ना बड़े ध्यान से तुम निकालना सीख लो, क्योंकि जब थर्मोडायनेमिक्स करोगे ना वहां भी ये डेल्टा एन जी निकालना पड़ता है। तो डेल्टा एन जी क्या होता है, दैट इज गैसियस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस gaseous moles of reactant। अब ये क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अ रिएक्शन N2 plus H2 gives ammonia। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। चलो इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, बैलेंस हो गए। मुझे पता है दिस इज ऑल्सो अ गैस, दिस इज ऑल्सो अ गैस एंड दिस बीइंग अ गैस। अब मुझे यहाँ डेल्टा एनजी निकालना है, तो डेल्टा एनजी क्या होगा, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये गैस है ना, इसका कितना मोल था 2 माइनस, अब रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स तुमने सब्ट्रैक्ट करने, नाइट्रोजन वाज अ गैस, इसका कितना मोल 1 मोल, प्लस हाइड्रोजन एक गैस थी उसका कितना मोल 3 मोल, तो रिएक्टेंट के टोटल गैसियस मोल 4 थे, तो 2 माइनस 4 कितना आ गया -2। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ गई इस केस में, दैट कम्स आउट टू बी -2। एक और रिएक्शन ले लेते हैं, आई हैव टेकन दिस H2 gas plus I2 gas, this is giving 2HI gas। अच्छा जरा निकालो डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी क्या था, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, गैस है बिल्कुल है, प्रोडक्ट के 2 मोल्स माइनस हमारे पास 1 + 1 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0 आ गई। चलो अब देखो आगे, अगर बच्चे मैं यहां बात करूं तो चेक करना, अब इस केस में मैं क्या बताने वाली हूं, दैट इज एनजी का रिलेशनशिप। अब अगर मान लो डेल्टा एनजी इक्वल टू 0 दे दिया, पूछेगा केपी केसी का क्या रिलेशन, डेल्टा एनजी पॉजिटिव दे दिया, केपी केसी का रिलेशनशिप क्या होगा, डेल्टा एनजी नेगेटिव हुआ तो केपी केसी का रिलेशनशिप क्या होगा, तो वो चेक करते हैं। देखो केपी इज इक्वल टू केसी आरटी रेज टू द पावर डेल्टा एनजी था ना, अब पहले केस में डेल्टा एनजी ले लिया 0, तो एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1 ना, तो इस केस में क्या आ जाएगा, केपी इज इक्वल टू केसी, यस केपी इज इक्वल टू केसी आया, कैसे देखो आरटी रेज टू द पावर डेल्टा एनजी की वैल्यू पुट कर दी 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, तो केपी इक्वल टू केसी आ जाएगा। अब देखो अगला अगर मैं बात करूं, डेल्टा एनजी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी रेज टू द पावर पॉजिटिव। अब देखो केसी के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो केपी की वैल्यू बढ़ जाएगी ना, तो इस केस में केपी क्या होगा, ग्रेटर देन केसी। जैसे एज्यूम कर लो केसी की वैल्यू मैंने 10 ली थी, तो केपी की वैल्यू क्या आएगी 10 into समथिंग, तो वो बड़ी वैल्यू होगी, तो केपी विल बी ग्रेटर देन केसी। तीसरा केस देखो, अगर डेल्टा एनजी नेगेटिव हुआ तो केपी इज इक्वल टू केसी आरटी रेज टू द पावर नेगेटिव कुछ भी होगा, तो अगर माइनस आ गया तो वो डिवीजन में चला जाएगा, केसी बाय आरटी हो जाएगा। तो मान लो केसी की वैल्यू मैंने 100 ली थी, अब किसी चीज से डिवाइड करा तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो केपी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इस केस में क्या होगा, केपी विल बी लेस देन केसी आएगा, क्योंकि डिवीजन करोगे भाई, केसी को किसी चीज से डिवाइड करो तो केपी की वैल्यू तो छोटी आएगी। फाइन, अब ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाओ।
अब अगला बच्चे हमारे पास क्या है, दैट इज यूनिट से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट्स ऑफ केपी एंड केसी, तो जिस बच्चे को डेल्टा एनजी निकालना आ गया ना, अब वो आराम से यूनिट भी निकाल सकता है। कैसे? केपी प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ले रही हूँ, रेज टू द पावर डेल्टा एनजी। किसी भी रिएक्शन के लिए अब तुम केपी का यूनिट निकाल सकते हो। अगर मैं बात करूं केसी, कंसंट्रेशन मोलारिटी थी ना, मोलारिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, रेज टू दी पावर डेल्टा एनजी कर लेना। किसी भी रिएक्शन के लिए तुम केसी का यूनिट बड़े आराम से निकाल के आ पाओगे। फाइन। अब देखो आप, हाँ ये क्वेश्चन है, ऐसा सा क्वेश्चन पूछ सकता है। एक रिएक्शन दे रखा है N2 + 3H2 गिव्स 2 अमोनिया। पूछा हुआ है केपी केसी कैसे रिलेटेड। तो सबसे पहले तो बच्चे अगर ये सॉल्व करना है तो हमें क्या पता है, एक प्यारा सा रिलेशनशिप पता है, दैट इज केपी इज इक्वल टू केसी आरटी रेज टू द पावर डेल्टा एनजी। केपी और केसी के बीच का रिलेशन निकालना है, आरटी रख लो एज। अच्छा डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आएगी चेक करना। अगर मुझे डेल्टा एनजी निकालना, ये गैस है प्रोडक्ट, 2 माइनस इसका 1 इसके 3 मोल, तो 1 + 3 दैट इज 4, तो ये आ गया -2। तो अगर मैं इसको -2 लिखूंगी तो केपी क्या आ जाएगा, केपी इज इक्वल टू केसी डिवाइडेड बाय आरटी का स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर बच्चे क्या आ जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, दैट इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर बच्चे मैं इस क्वेश्चन की बात करती हूं तो चेक करना क्या लिखा है। थ्योरी ऑफ एक्टिव मास, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, इंडिकेट्स दैट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये भी तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चेक करो जरा कर पा रहे हो या नहीं। Which one of the following statement is correct in reversible reaction? रिवर्सिबल रिएक्शन दिख गया, और क्या दे रखा है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करेगा, मैंने बताया था कैटलिस्ट इक्वली इंक्रीज करेगा रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलो देखो फटाफट अगला क्वेश्चन। द यूनिट ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन इज, अभी अभी करके आए थे। केसी क्या होता है भाई, केसी कंसंट्रेशन था तो मोल पर यूनिट तो इसका बेसिक यूनिट होगा, रेज टू दी पावर क्या करो डेल्टा एनजी। अब सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गैस, ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी एक गैस है। तो बस निकाल लो ना अब डेल्टा एनजी। कितने नंबर ऑफ मोल्स है प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट वाज 10 तो 2 इसके 1 इसका, तो 3 माइनस SO3 के कितने मोल्स 2, तो आंसर कितना आ गया 1। तो केसी का यूनिट क्या आ जाएगा, दैट विल बी मोल पर लीटर ही आएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। यहां तक क्लियर है। अब देखो आप, factors affecting K. Now, this one is really important. अब factors affecting K का मतलब कि ये जो मेरे पास K इक्विलिब्रियम, कौन ऐसा है जो इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है। तो ना यहाँ बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, पर मैं ना बड़ी आसानी से इसको समराइज करवाती हूँ, जरा चेक। बच्चे अगर मैं बात करूं K इक्विलिब्रियम की, सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दो ही चीजें चेंज कर सकती है, उसके अलावा किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर सके। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन कौन चेंज करता है, एक तो भाई साहब टेम्परेचर, और दूसरा क्या, दूसरा इज स्टोशियोमेट्री ऑफ अ रिएक्शन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और स्टोशियोमेट्री ऑफ अ रिएक्शन ही चेंज करती है। बट अगर मैं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करूं, इक्विलिब्रियम को ढेर सारी चीजें चेंज कर सकती है, कौन कौन,
जैसे टेम्परेचर चेंज करेगा इक्विलिब्रियम की पोजीशन को, प्रेशर चेंज कर सकता है, वॉल्यूम चेंज कर सकती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या कर सकता है बच्चे, इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज कर सकता है। बट अगर मैं वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और स्टोशियोमेट्री ऑफ अ रिएक्शन ही वो चेंज लेके आ पाती है। अब वो कैसे होता है जरा वो समझो। सबसे पहला बच्चे, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी, हमेशा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी ना, दैट विल ऑलवेज इंक्रीज। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा ही बढ़ेगी। दूसरा क्या था, स्टोशियोमेट्री। अभी स्टोशियोमेट्री ऑफ अ रिएक्शन का मतलब क्या था, ये तो मैंने बताया ही नहीं था अभी तक। अब जरा चेक करना, जब मैं स्टोशियोमेट्री ऑफ अ रिएक्शन के बारे में बात कर रही हूं, मतलब मैं क्या कर रही हूं, इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकती हूं बाय अ नंबर। इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा मैंने किसी नंबर के साथ, जैसे मान लो मैंने लिखा था A गिव्स B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था K1। अब मैंने सेम इक्वेशन को ना मान लो 3 से मल्टीप्लाई करा, तो क्या आ जाएगा, 3A गिव्स 3B। अगर मैं पूछूं न्यू इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दो क्या होगा, तो जब भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जो नॉर्मल इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा ना, उसको रेज टू दी पावर कर देना जिस नंबर से तुमने मल्टीप्लाई करा था। तो न्यू इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, दैट विल बी K1 का क्यूब, क्योंकि मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा था। तुम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बस रेज टू दी पावर कर देना। तो अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखूं, जनरल इक्वेशन, मान लो मैंने क्या करा, n नंबर, कोई भी n नंबर था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा इक्वेशन का, दैट विल बी k रेज टू द पावर n हो जाएगा। अगर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रेज टू द पावर कर देना उस नंबर की। ठीक है, अब देखो आगे। सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई करा था, अब उसके अलावा बच्चे मैंने क्या करा, मान लो मैंने किसी इक्वेशन को रिवर्स करा। अगर मैंने इक्वेशन को रिवर्स करा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या होगा जरा देखते हैं। जैसे मान लो मैंने ये दिया A गिव्स B, ये कोई रिएक्शन था, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी, दैट वाज K1। मैंने बोला ये इक्वेशन को मैंने रिवर्स कर दिया, बताओ जरा नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। ये क्या है, दिस इज योर रिवर्स्ड इक्वेशन। जब भी तुम इक्वेशन को रिवर्स करोगे तो इक्विलिब्रियम को डिवाइड पे ले आना, अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिवीजन में ले आना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/K1। तो जब भी तुम्हारे पास क्या होगा, किसी इक्वेशन को रिवर्स करोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवीजन में आ जाए। उसके अलावा स्टोशियोमेट्री चेंज करने का मतलब क्या है, अगर मैं बच्चे क्या करती हूं, इफ आई एड 2 इक्वेशंस, अगर मैं 2 इक्वेशंस को ऐड करती हूं, कैसे जरा चेक करना। मान लो मैंने ये लिखा A प्लस, या ऐसे लिख दो A गिव्स B और C गिव्स D। पहले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था K1, दूसरे का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था K2। अब मैंने ना एक न्यू इक्वेशन बनाई है, और जो वो न्यू इक्वेशन है वो क्या है, A प्लस बी गिव्स B प्लस डी। मैंने पूछा तुम्हें बताना जरा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो जब तुम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तभी बनेगी ना ये इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। चेक करना, A प्लस सी गिव्स B प्लस डी, तभी ये न्यू इक्वेशन बनती। तो इस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आएगा,
तो बच्चे जब भी तुम क्या करोगे, वेन एवर टू इक्वेशंस आर एडेड, तो हमेशा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होंगे ना, दे विल बी मल्टीप्लाइड, उनको मल्टीप्लाई करा जाता। तो देख लो, न्यू इक्वेशन का हमारे पास क्या आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट विल बी K1 into K2 will be your answer। तो स्टोशियोमेट्री का मतलब यही होता है, अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा, रेज टू दी पावर कर देना, अगर इक्वेशन को रिवर्स करा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिवीजन में ले आना, अगर मैंने दो इक्वेशन को ऐड करा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमेशा क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब देखो आप सिग्निफिकेंस ऑफ के। अब इस के का कुछ हमारे पास सिग्निफिकेंस भी तो होगा, कोई भी चीज हम केमिस्ट्री में बिना सिग्निफिकेंस के नहीं निकालते। जैसे मान लो मैंने 3 रिएक्शन दिए, दिस इज योर रिएक्शन नंबर 1, दिस इज योर रिएक्शन 2 एंड दिस इज योर रिएक्शन 3। तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की वैल्यू आगे मेंशन। तो बच्चे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें क्या बताता है, दैट इज अगर मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, उससे मुझे क्या पता लगता है, उससे मुझे ये पता लगता है दैट प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। और अगर मेरे पास प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो ऑब्वियस सी बात है, जो चीज ज्यादा स्टेबल होती है ना उस तरफ को रिएक्शन होता है, और अगर प्रोडक्ट स्टेबल है तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन विल बी फेवरेबल, reaction will be favorable in forward direction। तो बस समझ जाना, अगर मैं तुमसे पूछूं इन तीनों रिएक्शंस में मुझे क्या बताओ कि प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, व्हाट इज प्रोडक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर, कैसे पता लगेगा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। तो बस यही चेक करना, जिसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा वहां प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। तो थर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंड रिएक्शन में एंड देन फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट स्टेबल आएगा। ठीक है, अब देखो आगे, अगर मैं बात करूं किसकी, इफ आई टॉक अबाउट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहां हम क्या पढ़ने वाले, रिलेशन पढ़ने वाले। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी लिखा है, स्टैंडर्ड का मतलब तुमने ना टेम्परेचर को फिक्स कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, प्रेशर को भी फिक्स कर दिया 1 एटमॉस्फेयर, और अब तुम इस कंडीशन पे क्या करने वाले हो, रिलेशन निकालने वाले हो। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी को क्या बोलते हैं, डेल्टा जी नॉट, और रिएक्शन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज डेल्टा जी नॉट। और किसके बीच का रिलेशन देखना चाहते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का रिलेशनशिप देखना चाहते हो। तो बच्चे यहाँ हमारे पास रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया। तो डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होता है, दैट इज माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के। अगर नेचुरल लॉग को लॉग में चेंज करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेल्टा जी नॉट क्या आ जाएगा, -2.303 आर टी log टू दी बेस 10 ऑफ के। दिस इज द रिलेशनशिप एंड दिस इज इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी बता रही। डेल्टा जी नॉट बच्चे मुझे किसके बारे में बताता है, दैट इज अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क डन, कितना यूजफुल वर्क डन करा है किसी ने। अब सिंपल सी बात है, अब मेरे पास ढेर सारी एनर्जी है, मैंने सारी की सारी एनर्जी तुम्हें पढ़ाने पे तो नहीं लगाई ना, पूरा का पूरा क्या वर्क डन, जितनी एनर्जी थी उसे वर्क डन में कन्वर्ट करा, नहीं ना। तो डेल्टा जी नॉट मुझे बताता है असली में मैंने कितनी वर्क करा तुम्हें पढ़ाने में, दैट इज टोल्ड बाय डेल्टा जी नॉट। तो डेल्टा जी नॉट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो बस तुमने यहाँ यही याद रखना है, डेल्टा जी नॉट और के का
हमेशा साइन उल्टा होगा। अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होगी तो के नेगेटिव होगा, अगर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव हुआ तो के पॉजिटिव होगा। इस चीज का ध्यान रखना। क्या? दैट इज डेल्टा जी नॉट एंड के का जो हमारे पास क्या होगा, साइन होगा, वो हमेशा ऑलवेज ऑपोजिट होगा। अगर ये भी याद रखते हो मोर देन सफिशिएंट है, कोई क्वेश्चन गलत करके नहीं आओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 0 लेती, या 0 पुट करो, लॉग 0 इज, लॉग 0 की अगर मैं बात करूं कितना होता है, तो अगर मैं डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 0 पुट करती हूं तो हमारे पास इस केस में के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यस, तो हमारे पास इस केस में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होगा ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बराबर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिंपल सी बात है, के क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर के वैल्यू आ गई 1 तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो, अगर डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0 हुई तो के वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 1। डेल्टा जी नॉट विल बी लेस देन 0। साइन उल्टे होंगे, मैं वही बता रही थी। अगर डेल्टा जी नॉट को पॉजिटिव लोगे तो डेल्टा जी नॉट क्या आएगा, नेगेटिव। और अगर ऐसा हुआ बच्चे, एक मिनट यहाँ गड़बड़ करिए, देखो डेल्टा जी नॉट क्या लिया, पॉजिटिव। अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के वैल्यू विल बी लेस देन 1। क्यों? क्योंकि साइन ऑपोजिट थे, यहाँ नेगेटिव आए। तो इस केस में अब खुद देखो, अगर के की वैल्यू लेस देन 1 हुई तो हमारे पास क्या होगा इस केस में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर हो जाएगा एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यस, अगर नीचे वाली वैल्यू बड़ी हुई, ऊपर वाली छोटी हुई, तभी तो के की वैल्यू लेस देन 1 आएगी ना। तो इस केस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू लेस देन 0 हुई, मतलब तुम डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अब नेगेटिव ले रहे हो, तो के वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 0। यस, ग्रेटर देन 0 का मतलब दिस विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, जब नीचे वैल्यू छोटी हो और ऊपर वाली बड़ी हो। तो इस केस में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये केसेस ना ध्यान में रखने हैं, यहाँ से डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। फाइन, बस ये याद रखो, डेल्टा जी नॉट और के की वैल्यू हमेशा ऑपोजिट होगी। अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव, के नेगेटिव। अगर डेल्टा जी नेगेटिव, के क्या होगा, पॉजिटिव। अगर डेल्टा जी नॉट 0 तो के की वैल्यू क्या, 1 होगी, क्योंकि डेल्टा जी नॉट 0 इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही होता है। और डेल्टा जी नॉट अगर 0 आ गया तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बराबर हो जाएगी। देखो, अब सेम रिलेशनशिप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ था। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज इन अ रिएक्शन एंड कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो अभी करा था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के सी। देख लो कौन सा करेक्ट है। डेल्टा जी नॉट ये माइनस दे रखा था, इज इक्वल टू आर टी एल एन ऑफ के सी। हाँ, तो इधर जाएगा तो माइनस, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से हर बार क्वेश्चन आता है, दैट इज ली चेकलियर्स प्रिंसिपल। अब ली चेकलियर्स प्रिंसिपल मुझे क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट इफेक्ट ऑफ, किसका इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की जगह अगर मैं चेंज इन कंसंट्रेशन लिखूं तो ज्यादा बेटर है। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ऑन इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स अगर तुम किसी भी रिएक्शन में इन क्वांटिटीज को चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम पे क्या असर देखने को मिलता है,
ये तुम्हें ली चेकलियर्स प्रिंसिपल बताएगा। बोला था इक्विलिब्रियम ढेर सारी चीजें चेंज करने पे चेंज होगा, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और स्टोशियोमेट्री चेंज करने पे ही चेंज होगा। तो ली चेकलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है? अब बड़ा आसान सा है, सुनना। जैसे मान लो मैं पानी पी रही हूँ, मेरी अगर पानी की बोतल खत्म होने लगेगी तो मैं क्या करूंगी? फटाफट जाके फिर पानी रिफिल कर दूंगी, मैं खत्म नहीं होने दूंगी उसको। तो बिल्कुल जो ली चेकलियर्स प्रिंसिपल यही बोलता है कि दैट कभी भी वेन एवर चेंज इज इम्पोज्ड ऑन अ सिस्टम, अगर कभी भी कोई भी चेंज तुम इम्पोज कर रहे हो ऑन अ सिस्टम, कोई भी सिस्टम विच इज एट इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम पे है, तो हमेशा बच्चे हमारे पास क्या होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स in such a way so as to undo the effect of change. इक्विलिब्रियम हमेशा अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगा ताकि वो उस चेंज को क्या कर सके? निग्लेक्ट कर सके। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन की बात करूं तो या तो तुम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ा सकते हो या तो घटा सकते हो। अब अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ा रहे हो, क्या तुम्हारा सिस्टम बढ़ाना चाहेगा उसकी कंसंट्रेशन को? नहीं, वो फटाफट उस रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनाने लग जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कहाँ को शिफ्ट होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि अगर रिएक्टेंट बढ़ाया वो फटाफट खत्म करके प्रोडक्ट बनाने लग जाएगा। तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओ। अब मान लो अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो गई तो हमारे सिस्टम क्या चाहेगा? रिएक्टेंट को बनाना चाहेगा। रिएक्टेंट कहाँ होता है? हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट बनता है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ को शिफ्ट करेगा? शिफ्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन। अब देखो, अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा दी तो सिस्टम क्या चाहेगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम करना। तो इक्विलिब्रियम कहाँ को शिफ्ट करेगा? इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट को कम करके ज्यादा रिएक्टेंट बनाएगा। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम हुई, हमारा सिस्टम क्या करेगा? प्रोडक्ट बनाने लग जाएगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा? इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करने लग जाएगा। ठीक है, अब देखो आप, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? अब प्रेशर को या तो तुम प्रेशर को बढ़ा सकते हो या प्रेशर को घटा सकते हो। तो अगर प्रेशर को बढ़ाते हो ना, इक्विलिब्रियम क्या करता है? शिफ्ट करता है टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। दैट मीन्स जहां मेरे पास गैस के मोल्स कम होंगे, फॉरवर्ड में अगर कम हुए तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा, अगर बैकवर्ड में कम हुए तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा। जैसे एग्जांपल बताती हूँ, मान लो मैंने ये लिया PCl3 plus Cl2 gives PCl5, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। अब मैं इसमें प्रेशर को इंक्रीज कर रही हूँ, मैंने प्रेशर इंक्रीज का इफेक्ट देखना। चलो देखो, अब मैंने देख लिया रिएक्टेंट में कितने गैसियस मोल्स थे? एक ये 2 मोल्स। यहाँ कितने हैं? सिर्फ 1 मोल था, तो यहाँ गैसियस मोल 1। तो प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ ना। अब लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स किस तरफ को थे? 1 मोल, यहाँ कम था, तो इक्विलिब्रियम कहाँ को जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हमारे पास जहां प्रेशर बढ़ाओगे तो लेसर नंबर ऑफ मोल्स देखना, उस तरफ को रिएक्शन प्रोसीड करेगा। और अगर प्रेशर को कम करते हो तो इक्विलिब्रियम कहाँ को शिफ्ट करेगा? शिफ्ट टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स।
ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ क्या करती, प्रेशर को डिक्रीज करती, तो इक्विलिब्रियम कहाँ को शिफ्ट होता, मोर नंबर ऑफ मोल्स, बैकवर्ड में थे ना, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता बैकवर्ड डायरेक्शन में, और ऊपर वाले केस में कहाँ को गया था, फॉरवर्ड डायरेक्शन को गया। ठीक है, अब देखो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। अगर मैं इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम की बात करूं, तो अगर वॉल्यूम को बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम कहाँ को शिफ्ट करेगा, ये शिफ्ट करता है टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम के साथ नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वॉल्यूम बढ़ाओगे मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाओगे, और अगर वॉल्यूम को कम करोगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ को शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स। और यहाँ जो मोल्स लेने हैं वो गैसियस मोल्स ही देखने हैं, और कुछ नहीं देखना, लिक्विड सॉलिड का नहीं देखना, सिर्फ गैसियस पे ही सारा ध्यान देना है। अब देखो आगे क्या है बच्चे, H2 plus I2 gives 2HI। हमें पूछा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर। अब ये गैसियस है, इधर कितने मोल, 2 मोल्स, रिएक्टेंट वाली तरफ कितने मोल्स, 1 + 1 टोटल 2 मोल्स थे। तो जब नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली तरफ बिल्कुल ही इक्वल हो गए, तो दैट मींस कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर पढ़ना है ना, उससे पहले तुम्हें दो चीजें पता होनी चाहिए, दैट इज जब भी मैं रिएक्शन की बात करूं, रिएक्शन कैसा होता है, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चे एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, तो डेल्टा एच को क्या लिखते हैं, पॉजिटिव, एब्जॉर्ब के लिए पॉजिटिव साइन। एक्सोथर्मिक में क्या होती है, हीट रिलीज होती है, तो डेल्टा एच जब भी रिलीज होती है उसको नेगेटिव साइन से दिखाते हैं, तो डेल्टा एच यहाँ नेगेटिव होती है। तो ऐसे ही देखना, जब भी इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है वो फेवर करता है, दैट फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन को ही फेवर करता है। और अगर मैं बात करूं डिक्रीज इन टेम्परेचर, वो किसको फेवर करती है, दैट फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करती है। अब कैसे क्वेश्चन आएंगे जरा देखो, जैसे N2 + 3H2 अमोनिया दे रहा है, डेल्टा H क्या है, नेगेटिव, डेल्टा H नेगेटिव है, इसका मतलब ये कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक ना। एक्सोथर्मिक को कौन फेवर करता है, कम टेम्परेचर, तो वही लिखा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया टेम्परेचर शुड बी, तो राइज इन टेम्परेचर एंडोथर्मिक को फेवर करता था, फॉल इन टेम्परेचर एक्सोथर्मिक को करता है। तो अमोनिया के लिए तुम लो टेम्परेचर रखना चाहोगे अगर तुम देखना चाहते हो कि ज्यादा अमोनिया फॉर्म हो। अब देखो रोल ऑफ कैटलिस्ट, अगर मैं रोल ऑफ कैटलिस्ट की बात करूं तो कैटलिस्ट बताया था, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कुछ नहीं करेगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को, क्योंकि ये इक्वली क्या करेगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। चलो अब देखो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ली चेकलियर्स प्रिंसिपल के, यहां से क्या क्या पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था बच्चे, इन द फॉलोइंग गैसियस इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है A + 2B gives C + heat। आपको पूछा है द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड बाय प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन बोला है, ठीक है। अब देखो मुझे फॉरवर्ड रिएक्शन चाहिए, पहले तो गैसियस नंबर ऑफ मोल्स देख लो, बोला सारे ही गैस थे, यहाँ कितना गैसियस नंबर ऑफ मोल 1, इधर कितना 2, तो 1 + 2 3 ना, टोटल रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स है 3, और यहाँ कितने गैसियस मोल्स थे 1, एक ही सी था 1 मोल। अच्छा आप खुद देखो,
मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाना है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है बच्चे हमारे पास, दैट इज लेस नंबर ऑफ मोल्स, और लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ अगर रिएक्शन को शिफ्ट करना है तो प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर शुड बी हाई ना। अगर प्रेशर ज्यादा तो रिएक्शन शिफ्ट होता है लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, तो प्रेशर तो ज्यादा होना चाहिए। तो पहले में तो लो प्रेशर दे रखा था, ये गलत। बी में भी लो प्रेशर दे रखा था, ये भी गलत। हाई प्रेशर वाला सी और डी है, अब इसमें से डिसाइड करना है क्या आंसर हो। अच्छा, प्लस हीट दे रखा है, मतलब हीट बाहर को निकल रही है, ये प्रोडक्ट वाली तरफ हीट है, मतलब हीट बाहर को निकली, तो दिस मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बच्चे अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो कौन, फॉल इन टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो टेम्परेचर क्या रखना चाहोगे, लो। तो क्या आ जाएगा आंसर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर विल बी आंसर, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फाइन, अगला क्वेश्चन देखो। An exothermic reaction is allowed to reach equilibrium if heat energy is then removed. Which of the following statement is correct? अब ध्यान से देखो, कोई भी रिएक्शन था, मान लो मैंने ये लिया रिएक्शन A gives B plus heat। अब क्या कर रहे हो तुम, अब तुम हीट को बाहर निकाल रहे, जैसे जैसे हीट रिलीज हुई, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट बाहर को निकलती, जैसे जैसे हीट निकल रही थी तुम हीट को बाहर निकाल रहे थे, तो सिस्टम क्या करेगा, और हीट प्रोड्यूस करेगा, सिस्टम विल प्रोड्यूस मोर हीट। क्यों, अगर कोई चीज खत्म हो रही है तो सिस्टम बनाने की कोशिश करे, अगर कोई चीज ज्यादा दोगे तो सिस्टम उसको यूटिलाइज करने में लग जाएगा, तो सिस्टम क्या करेगा, मोर हीट बनाने लग जाएगा। तो इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ ना। तो इक्विलिब्रियम कहाँ को शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स दी प्रोडक्ट साइड, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम लग जाएगा जो तुम हीट रिमूव कर रहे हो उसको बनाने में। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। अब देखो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रिएक्शन कोशेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब रिएक्शन कोशेंट बच्चे क्या होता है, दैट इज डिनोटेड बाय क्यूसी। क्यूसी को बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। है क्या, है बिल्कुल से, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर दी स्टोइकियोमेट्री। तो अब क्वेश्चन आता है कि मैम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसमें फर्क क्या। बच्चे जब मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करती हूँ ना, जिसपे मैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्री लिखती थी, वहां जो ये कंसंट्रेशन होती है ना, वो कंसंट्रेशन कौन सी होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो कंसंट्रेशन होगी, दैट इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अगर मान लो रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन ही नहीं करा था, उस टाइम तुम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर करोगे तो उसे क्या बोलेंगे, दैट विल बी योर रिएक्शन कोशेंट। अब बच्चे जो रिएक्शन कोशेंट होता है ना, रिएक्शन कोशेंट मुझे किस चीज के बारे में बताता है, दैट इज कि हमारे पास रिएक्शन कैसे प्रोसीड कर रहा है। देखो अगर तो मेरे पास क्यूसी, बिल्कुल अगर तुमने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट निकाला और क्यूसी बिल्कुल बराबर हो गया केसी के, इसका मतलब क्या होता है, रिएक्शन जो है, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। अब मान लो अगर क्यूसी की वैल्यू कम हो जाए केसी से, क्यूसी की वैल्यू कब कम होगी, जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू कम होगी ना, ये क्यूसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम हुआ तो रिएक्शन कहाँ को जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना। तो अगर क्यूसी की वैल्यू केसी से कम हुई तो क्या पता लगता है कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगला देखो, अगर क्यूसी की वैल्यू बड़ी हुई केसी से, क्यूसी की वैल्यू कब,
जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हुई, ऑब्वियस सी बात है, जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हुआ तभी क्यूसी की वैल्यू ज्यादा होगी। और अगर ऐसा होगा प्रोडक्ट ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम कहाँ को शिफ्ट होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन को। तो ये बताता है कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन कहाँ को प्रोसीड कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये कंडीशन पूछ सकता है पेपर में, तो आसान है, जिसको लीच एक्लियर्स प्रिंसिपल समझ आ गया वो आराम से कर सकता है। चलो क्वेश्चन देखो अब इसके ऊपर क्या पूछेगा, अगर पूछेगा तो when two reactants AB are mixed to give product C and D, the reaction quotient at initial stage of the reaction will be। इनिशियली बोल रहा है भाई, भाई इनिशियली तो प्रोडक्ट बनेंगे ही नहीं ना, प्रोडक्ट विल नॉट बी फॉर्म्ड। और बच्चे अगर प्रोडक्ट बने ही नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात, अगर क्यूसी निकालोगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट बना ही नहीं, प्रोडक्ट वो जीरो, तो क्यूसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ तुम्हारा चैप्टर होता है केमिकल इक्विलिब्रियम वाला खत्म। सो होप सो यू लाइक द वीडियो।